हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को स्टडी करेंगे, जो कि कुछ ऐसे प्रश्नों को लेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जिनकी परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है। और मैं प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न का एक एक विस्तृत वर्णन करूंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा, जिससे एक प्रश्न से 4-5 प्रश्न आपके वह जो है एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगे। और यह वीडियो जो है अर्थशास्त्र, पीजीटीएम, टीजीटी दोनों के लिए उपयोगी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न की स्क्रीन पर आपके सामने है। इसमें लिखा है कि जब मांग की रेखा सदैव आधार रेखा के समानांतर रहती है, ऐसी स्थिति में मांग की लोच होगी। जब मांग की रेखा सदैव आधार रेखा के समानांतर रहती है, ऐसी स्थिति में मांग की लोच होगी। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? मांग की लोच शून्य होगी कि अनंत होगा कि इकाई से कम होगा कि इकाई से अधिक होगा? चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सही है बी। जब मांग रेखा सदैव आधार रेखा के समांतर रहती है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच जो है अनंत होती है। देखिए, किसी वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार तब होगी जब उसके मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग शून्य हो जाए और थोड़ी सी कमी होने पर उस मांग में का अत्यधिक वृद्धि हो जाए। ऐसा मांग वक्र जो है आधार के समानांतर होता है तथा मांग की लोच अनंत होती है। देखिए, यहाँ पर जो ये मांग रेखा है ये आधार अक्ष के समानांतर है, जो दर्शाती है कि मांग की लोच जो है अनंत है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया है कि निम्न सूत्र में लोच गुणांक बराबर, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है कि यहाँ पर क्या होगा, और नीचे है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। लोच गुणांक बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर लिखा है बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या होगा, नीचे दिया है, ऊपर के स्थान पर यह लिखा जाएगा कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन होगा, यहाँ पर कि मांग में परिवर्तन होगा कि नई मांग होगा कि मूल मांग होगा। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही इसमें? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, जो लोच का गुणांक होता है वो होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसके स्थान पर जो है ये ऑप्शन ए रहेगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए, यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी गई है कि किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले सापेक्षिक अनुक्रिया की माप ही मांग की लोच होती है। इसको सूत्र में इस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि मांग की लोच बराबर मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। देखिए, एक प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यहाँ लिखा गया कि निम्न मांग तालिका में यदि कीमत 4 रुपया प्रति इकाई से कम होकर 2 रुपया प्रति इकाई रह जाए तो मांग की लोच होगी। देखिए, मांग तालिका दिया है, ठीक है। यहाँ पर पी का मतलब प्राइस है, क्यू का मतलब क्वांटिटी, यहाँ पर पी का मतलब मूल्य है और क्यू का मतलब मात्रा। जैसे 4 रुपये जो है मूल्य है, तब उसकी मांग जो है 50 इकाई है। जब मूल्य घट के 3 रुपये हो जाता है तो उसकी मात्रा जो है मांग मात्रा बढ़ जाती है, 60 हो जाती है। और यदि जब मूल्य घटकर 3 से 2 हो जाता है तो यह जो है मांग मात्रा वो बढ़ जाती है, वो 60 से 75 हो जाती है, ठीक है। तो वही करा है कि निम्न मांग तालिका में यदि कीमत 4 रुपये प्रति इकाई कम होकर 2 रुपये प्रति इकाई रह जाए तो मांग की लोच होगी। इकाई से अधिक होगा, इकाई के बराबर होगा, इकाई से कम होगा कि शून्य होगा? बताइए क्या होगा? तो फ्रेंड्स, हमें इस सवाल को जानने के लिए जो है इसके सूत्र से इस सवाल को हल करना पड़ेगा। देखिए, सवाल यहाँ पर हल किया गया कि मांग की लोच क्या होती है? मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मांग में परिवर्तन बटे पूर्व मांग की मात्रा, और ये जो मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन इसको लिख सकते हैं कि मूल्य में परिवर्तन बटे पूर्व मूल्य की मात्रा, अर्थात डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी अपन क्यू, डेल्टा पी अपन पी। अब इसको जो है हम इस तरह कर सकते हैं, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी, और ये ऊपर जाकर के उल्टा हो जाएगा, पी अपन क्यू हो जाएगा मान रखने पर। अब यहाँ डेल्टा क्यू का मतलब क्या है? मांग में परिवर्तन, ठीक है। मांग में कितना परिवर्तन हुआ?
यहाँ पर देखिए पहले मांग जो है 50 था, अब बाद में कितना हो गया 75। तो मांग में परिवर्तन कितना हुआ 75 माइनस 50 बराबर 25 होगा। यहाँ पर देखिए 75 माइनस 50, ठीक। अब नीचे क्या है डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब क्या है मूल्य में परिवर्तन। मूल्य में परिवर्तन, तो पहले मूल्य कितना था, पहले 4 था, बाद में कितना हो गया, बाद में 2 हो गया, ठीक। तो ये मूल्य में परिवर्तन हो गया। मूल्य परिवर्तन कितना हुआ 4 में, पहले 4 था फिर 2, तो घटा देंगे तो उतना निकल जाएगा। अब उसके बाद देखिए फिर ये मल्टीप्लाई पी अपन की है, तो पहले मूल्य कितना था, पहले मूल्य 4 था और क्वांटिटी कितनी थी 50 था। तो यहाँ पर देखिए 75 से 50 जाएगा 25 बचेगा, 25 गुणे 4, और इधर देखिए 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 2 गुणे 50, तो कितना हो जाएगा ये कट जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2 बचा, और यहाँ 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो कितना हो गया 2/2। यहाँ पर देखिए 2/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो मांग की लोच कितनी हुई, मांग की लोच हुई इकाई के बराबर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होगी। आशा करता हूं कि प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती या बढ़ती है तो मांग की तिरछी लोच होगी। आई रिपीट द क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती या बढ़ती है तो मांग की तिरछी लोच होगी। ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगा, शून्य होगा कि इकाई के बराबर होगा। बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए सही होगा। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती या बढ़ती है तो मांग की तिरछी लोच जो है वह ऋणात्मक होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने या घटने पर किसी अन्य वस्तु की मांग घटती या बढ़ती है तो वस्तुएं परस्पर पूरक कहलाएंगी। किसी वस्तु के मूल्य एवं इसकी पूरक वस्तु की मांग के बीच जो है ऋणात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि तटस्थ वक्र की निम्न विशेषताओं में एक गलत है, बताइए। इसमें जो है ऊपर ये चारों जो है विशेषताएं दिया गया है, लेकिन इनमें से एक विशेषता इसमें नहीं है, वो गलत दिया है। तो इसमें से बताना है कौन सा विशेषता इसकी गलत है। तो पहला ऑप्शन ए में लिखा है कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ये सही है। वह मूल्य बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, ये भी सही है। वह एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये भी सही है। वह सदा एक्स अक्ष को छूता है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा ये ऑप्शन डी जो है इसकी विशेषता नहीं है। तो मैं इसकी व्याख्या करता हूं कि आखिर ये जो है ये ऑप्शन क्यों गलत है। देखिए सामान्यतया तटस्थता वक्र अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। यदि वह एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, मैं यहाँ पर समझा दूं, जैसे ये है और ये तटस्थता वक्र यदि एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो इसका अर्थ है कि उपभोक्ता अपनी समस्त आय को वस्तु एक्स पर खर्च करेगा और वाई वस्तु पर कुछ खर्च नहीं करेगा। यह इस मान्यता के विरुद्ध है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं के एक निश्चित संयोग को क्रय करता है, यह इस मान्यता के विरुद्ध है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। जो तटस्थता वक्र होता है वह दोनों अक्षों में से किसी को भी स्पर्श नहीं करता, क्योंकि यदि वह किसी को भी स्पर्श करेगा, इसको या इसको स्पर्श करेगा, जैसे मान लीजिए ये है और ये अगर इसको स्पर्श कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो स्पर्श कर, इसका ये मतलब ये हुआ कि वह जो है केवल एक्स अपनी समस्त आय को जो है एक्स वस्तु पर ही खर्च कर दे रहा है, वाई वस्तु पर खर्च नहीं कर रहा है। जबकि तटस्थता वक्र क्या होता है, एक्स और वायु का एक संयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त करती है। निम्न में से कौन सी स्थिति उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त करती है। यहाँ पर लिखा है MRS वाई एक्स बराबर पी एक्स अपान पी वाई। बी है MRS एक्स वाई लेस देन पी एक्स अपान पी वाई, और MRS वाई लेस देन पी एक्स अपान पी वाई, और MRS वाई हैश पी एक्स अपान पी वाई। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स जो है
इसमें उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को व्यक्त करता है ऑप्शन ए, MRS YX बराबर PX अपान PY। देखिए x वस्तु का मूल्य बटे y वस्तु का मूल्य बराबर प्रतिस्थापन की दर बराबर x की सीमांत उपयोगिता बटे y की सीमांत उपयोगिता, जिसको हम सूत्र में इस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि x वस्तु का मूल्य को हम लिख सकते हैं PX और y वस्तु के मूल्य को लिख सकते हैं PY बराबर प्रतिस्थापन की सीमांत दर को हम लिख सकते हैं MRS XY बराबर यहाँ पर x की सीमांत उपयोगिता को यहाँ यमी को मतलब मार्जिनल यूटिलिटी MUX लिख सकते हैं और y की सीमांत उपयोगिता को MUY अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी मतलब y की सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार संबंधी कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं, इसमें गलत बताइए। ये नीचे जो है पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं दिया गया है, इसमें कौन सा गलत ऑप्शन है, मतलब जो विशेषताएं नहीं होगा उसको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि फर्मों की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता होती है फर्मों की अधिक संख्या, ये सही है। कि समरूप पदार्थ की अनंत मांग की लोच होता है, कि कीमत पर महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही इसमें। फ्रेंड्स पहले इसका राइट ऑप्शन बता दूं, इसका राइट ऑप्शन है कीमत पर नियंत्रण। यह जो है पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या अधिक होती है, समरूप पदार्थ होते हैं और अनंत मांग की लोच होती है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किसी एक फर्म द्वारा नहीं होता, मूल्य का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है। उद्योग से अभिप्राय किसी वस्तु की सहजाती इकाइयों का उत्पादन तथा विक्रय करने वाली फर्मों के सम्मिलित रूप से। ध्यान सुनिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किसी एक फर्म द्वारा नहीं होता, मूल्य का निर्धारण जो है उद्योग द्वारा होता है। और ये उद्योग क्या होते हैं? उद्योग से अभिप्राय किसी वस्तु की सहजातीय इकाइयों की उत्पादन तथा विक्रय करने वाली फर्मों के सम्मिलित रूप से है। उद्योग अपनी वस्तु का मूल्य बाजार में समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति के द्वारा निर्धारण करती है और उद्योग द्वारा यह निर्धारित मूल्य ही बाजार में प्रचलित रहता है, जिसे उद्योग में आने वाली फर्में स्वीकार करती हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता से यह संबंधित नहीं है। अपूर्ण प्रतियोगिता से ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही संबंधित नहीं है? तो पहला है कि फर्मों की अधिक संख्या, ऑप्शन बी है कि समरूप पदार्थ होते हैं, ऑप्शन सी है कि मांग अपूर्ण प्रतियोगिता में मांग जो है लोचपूर्ण होती है, और ऑप्शन डी है कि कीमत पर कुछ नियंत्रण होता है अपूर्ण प्रतियोगिता में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स अपूर्ण प्रतियोगिता की जो है अपूर्ण प्रतियोगिता में समरूप पदार्थ नहीं होते, ये गलत है। इसमें समरूप पदार्थ नहीं होते हैं। फर्मों की अधिक संख्या होती है, मांग लोचपूर्ण होती है और कीमत पर कुछ नियंत्रण होता है। देखिए समूह में विभिन्न जो अपूर्ण प्रतियोगिता में जो है समूह में विभिन्न विक्रेताओं के उत्पाद परस्पर विभेदित होते हैं, अर्थात अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं सहजाती नहीं बल्कि विभेदित होती हैं। पदार्थ का विभेदीकरण अपूर्ण प्रतियोगिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ध्यान सुनिएगा, पदार्थ का जो विभेदीकरण है अपूर्ण प्रतियोगिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पदार्थ विभेदीकरण का अर्थ है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित किए जा रहे पदार्थ बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, बल्कि उनमें कुछ अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पकालीन सामयिक अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्म लाभ कमा सकती है, हानि सहन कर सकती है, न लाभ न हानि की दशा में हो सकती है, उपयुक्त सभी। कह रहा है कि अल्पकालीन सामयिक अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्म जो है लाभ कमा सकती है, हानि सहन कर सकती है, न लाभ न हानि की दशा में हो सकती है, उपयुक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? देखिए अल्पकालीन सामयिक अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्म जो है लाभ कमा सकती है, ये भी सही है। हानि सहन कर सकती है, ये भी सही है। न लाभ न हानि की दशा में हो सकती है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन डी इसमें सही है। देखिए अल्पकाल में फर्म एक दिए हुए प्लांट पर ही कार्य करेगी, स्थिर साधन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि अल्पकाल में इतना कम समय होता है कि जो स्थिर साधन है उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप मांग में वृद्धि होने पर फर्म एक दिए हुए प्लांट पर कार्य करते हुए ही पूर्ति को समायोजित कर सकेगी। इस प्रकार अल्पकाल में किसी उद्योग में तीन प्रकार की फर्म मिल सकती है।
पहली कि असामान्य लाभ अर्जित करने वाली फर्म हो सकती है, दूसरा हानि पर कार्य करने वाली फर्म हो सकती है, और तीसरा सामान्य लाभ पर कार्य करने वाली फर्म हो सकती है। इसलिए इसमें जो है ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन सामयिकी अवस्था में सभी पूर्ण प्रतियोगी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं, हानि सहन कर सकती हैं, लाभ अर्जित कर सकती हैं, ये सभी कह रहा है कि दीर्घकालीन सामयिकी अवस्था में सभी पूर्ण प्रतियोगी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं, हानि सहन कर सकती हैं, लाभ अर्जित कर सकती हैं, और ये सभी। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स दीर्घकालीन सामयिकी अवस्था में सभी पूर्ण प्रतियोगी फर्में जो हैं सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। देखिए दीर्घकाल में फर्म अपने उत्पादन के पैमाने अर्थात प्लांट के आकार में परिवर्तन ला सकती है। नई फर्में उद्योग में प्रविष्ट भी हो सकती हैं तथा उद्योग की जो फर्म है उद्योग छोड़कर जा भी सकती है। दीर्घकाल में फर्म उस समय संस्थिति की स्थिति में होगी जब उसने अपने प्लांट को इस प्रकार समायोजित कर लिया हो जिससे अपनी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन कर रही है तथा इसी बिंदु पर औसत आय रेखा के दीर्घकालीन लागत वक्र की स्पर्श रेखा भी हो। इस स्थिति में सभी फर्म जो है समान लाभ प्राप्त करेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकारी अब इससे पहला ऑप्शन दिया है कि अपनी बिक्री तथा उत्पादन को बढ़ाकर वस्तु की कीमत को घटा सकता है। ऑप्शन बी है कि एकाधिकारी जो है अपनी बिक्री तथा उत्पादन को घटाकर कीमत को बढ़ा सकता है, कि उपयुक्त दोनों है, मतलब एकाधिकारी ये पहला वाला भी सही और ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, और डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। इसका जो है ऑप्शन सही होगा उपयुक्त दोनों। देखिए एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें बाजार की पूर्ति का नियंत्रण पूर्णतया एक व्यक्ति के हाथ में होता है, इसलिए वह चाहे तो अपने उत्पादन व बिक्री को बढ़ाकर वस्तु की कीमत घटा सकता है या फिर उत्पादन या बिक्री को घटाकर कीमत को बढ़ा सकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, मतलब इसमें दोनों जो है सही हो सकता है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकारी साम्य उस स्थिति में निर्धारित होगा जहां एकाधिकारी साम्य जो है मोनोपोलिस्टिक इक्विलिब्रियम उस स्थिति में निर्धारित होगा जहां एम आर ग्रेटर देन एम सी, एम आर इक्वल टू ए आर, एम आर इक्वल टू एम सी और एम आर लेस देन ए आर। फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स एकाधिकारी साम्य उस स्थिति में निर्धारित होगा जहां एम आर लेस देन एम सी, एम आर बराबर ए आर, एम आर इक्वल टू एम सी और एम आर लेस देन ए आर। तो फ्रेंड्स इसमें जो है एकाधिकारी साम्य जो है जब एम आर बराबर एम सी होगा तो वहां पर निर्धारित होगा, अर्थात सीमांत आय बराबर सीमांत लागत जहां पर होगी वहां पर एकाधिकारी साम्य स्थापित होगा। देखिए एकाधिकारी फर्म सामान्यतया पूर्ति के नियंत्रण के द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करती है। चाहे एकाधिकारी फर्म उत्पादन का निर्धारण पहले करे या मूल्य निश्चित करने के संबंध में निर्णय पहले ले, परंतु इसका निर्णय एमआर तथा एमसी की समता के द्वारा निर्देशित होता है, अर्थात अधिकतम लाभ की स्थिति में सीमांत लागत बराबर सीमांत आय होती है। देखिए रेखा चित्र में एकाधिकारी के संतुलन को दर्शाया गया है। एकाधिकारी के लाभ उस उत्पादन स्तर पर अधिकतम होंगे जिस पर सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर है। रेखा चित्र में उत्पादन स्तर ओएम पर, उत्पादन स्तर ओएम कहाँ है, देखिए उत्पादन स्तर ओएम पर ही जो है सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर है। यहीं पर जो है सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर है, क्योंकि उत्पादन ओएम के लंबवत ऊपर बिंदु ई पर ही सीमांत लागत एमसी वक्र और सीमांत आय एमआर परस्पर काटते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई बिंदु पर जो है एमसी वक्र, ये एमसी है, ये एमसी वक्र है और ये एमआर है, ये जो है एक दूसरे को परस्पर यहीं पर काट रहे हैं। अतः उत्पादन मात्रा ओएम पर ही उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा।
तो ये जो उत्पादन मात्रा OM है, इस पर ही जो है एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा और यही जो है इसका संतुलन बिंदु भी होगा, यहीं पर इसका संतुलन भी होगा। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु की OM मात्रा बेचने पर एकाधिकारी को MS अथवा OP कीमत प्राप्त होती है। ये OM मात्रा बेचने पर उसे MS, यहाँ देखिए MS या OP मात्रा प्राप्त होती है। इसके द्वारा अर्जित कुल लाभ जो है ST/SP के बराबर होता है। इसके द्वारा जो कुल अर्जित लाभ है वो ST और SP के, ये वाला क्षेत्र है जो ये कुल उसके द्वारा प्राप्त लाभ है। यहाँ प्रॉफिट लिखा है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अल्पकालीन सामयिक अवस्था में फर्म को लाभ प्राप्त हो सकते हैं, फर्म को हानि सहन करनी पड़ सकती है, फर्म को न लाभ न हानि की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है, उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता के अल्पकालीन सामयिक अवस्था में जो है इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। फर्म को लाभ भी प्राप्त हो सकता है, फर्म को हानि सहन करनी पड़ सकती है, फर्म को न लाभ न हानि की स्थिति गुजरना पड़ सकता है। देखिए, अल्पकाल की प्रमुख विशेषता है कि एकाधिकारी फर्म मांग में वृद्धि या कमी के अनुसार पूर्ति का जो समायोजन करेगी वह केवल परिवर्तनीय साधनों में ही परिवर्तन करके ला सकती है। वह जो है मांग में जो परिवर्तन होगा, उत्पादन में जो परिवर्तन करेगी वह परिवर्तनशील साधन जो है केवल उनमें ही परिवर्तन के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि अल्पकाल में इतना कम समय होता है कि वह जो है स्थिर लागतों में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म असामान्य लाभ या असामान्य हानि की स्थिति में हो सकती है। एकाधिकारी फर्म जो है अल्पकाल में सामान्य लाभ भी अर्जित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता के दीर्घकालीन सामय में ऑप्शन ए है कि सभी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं, बी है कि सभी फर्मों की AR बराबर AC मतलब औसत आय बराबर औसत लागत के, सी है कि सभी फर्मों के TR बराबर TC अर्थात टोटल रेवेन्यू मतलब कुल आय बराबर कुल लागत के, और डी है कि उपयुक्त सभी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें एकाधिकारी प्रतियोगिता के दीर्घकालीन सामय में जो है सभी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं। देखिए, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है दीर्घकालीन सामय में सभी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि असामान्य लाभ से आकृष्ट होकर के नई फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी, जिससे प्रत्येक फर्म की औसत आय घट जाएगी और वह औसत लागत के बराबर जो है वो हो जाएगी, अर्थात AR बराबर AC हो जाएगा। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो है दीर्घकालीन सामय में सभी फर्में केवल समान लाभ प्राप्त कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि द्वयाधिकार विशेष दशा है पूर्ण प्रतियोगिता की, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की, अल्पाधिकार की और एकाधिकार की। द्वयाधिकार जो है किसकी विशेष दशा है। तो फ्रेंड्स, इसमें द्वयाधिकार जो है अल्पाधिकार की विशेष दशा है। देखिए, अल्पाधिकार का सरलतम रूप ही जो है वह द्वयाधिकार है। द्वयाधिकार जो है अल्पाधिकार का सरलतम रूप है, जिसमें एक पदार्थ के केवल 2 ही उत्पादक अथवा विक्रेता होते हैं। जिसमें जो है अल्पाधिकार में एक पदार्थ के केवल 2 ही विक्रेता होते हैं, और द्वयाधिकार में जो है द्वयाधिकार जो है अल्पाधिकार की एक विशेष दशा है, जिसमें जो है केवल 2 ही विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार भेदात्मक अतिरेक है, व्यर्थ ही दिया जाता है, मात्र अनिवार्य भुगतान है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन जो है रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार जो लगान है वह एक भेदात्मक अतिरेक है, जिसमें ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, रिकार्डो ने लगान के संबंध में 2 कारणों का उल्लेख किया है। यदि भूमि के गुण में समरूपता या एकरूपता हो तो सीमितता के कारण लगान उत्पन्न होगा, जिसे उन्होंने दुर्लभता का लगान कहा है। यदि भूमि के विभिन्न टुकड़ों को गुण में भिन्नता हो, यदि भूमि के जो है विभिन्न टुकड़ों में गुण में भिन्नता हो या उर्वरा शक्ति में भिन्नता हो अथवा उनकी स्थिति में भिन्नता हो तथा लाभ की पूर्ति सीमितता के कारण जो है लगान उत्पन्न होता है, तो यह जो है भेदात्मक लगान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगान की आधुनिक धारणा के अनुसार
लगान की आधुनिक धारणा के अनुसार आर्थिक लगान बराबर साधन की वास्तविक आय माइनस साधन की स्थानांतरण आय। ऑप्शन बी है आर्थिक लगान बराबर सर्वश्रेष्ठ भूमि से प्राप्त होने वाली आय माइनस निम्नतम भूमि से प्राप्त होने मिलने वाली आय। ऑप्शन सी है आर्थिक लगान बराबर दुर्लभता लगान। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? लगान की आधुनिक धारणा के अनुसार कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स, लगान की आधुनिक धारणा के अनुसार जो है आर्थिक लगान बराबर साधन की वास्तविक आय माइनस साधन की स्थानांतरण आय होती है। लगान की आधुनिक धारणा के अनुसार जो है आर्थिक लगान बराबर क्या होता है? साधन की वास्तविक आय और माइनस साधन की स्थानांतरण आय होती है। देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान के सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो उत्पादन के प्रत्येक साधन के संबंध में लागू होता है। उनके अनुसार लगान साधन की वास्तविक आय व हस्तांतरित आय का अंतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक लगान सभी उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त होता है, केवल उनसे नहीं जिनकी पूर्ति पूर्णतः बेलोजदार होती है, पूर्णतः लोजदार होती है, इकाई के बराबर लोजदार होती है, इकाई से कम लोजदार होती है। तो आर्थिक लगान सभी उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त होता है, केवल उनसे नहीं प्राप्त होता। किनसे? कौन सा ऑप्शन सही इसमें? तो फ्रेंड्स, जिनकी पूर्ति जो है पूर्णतः लोचदार होती है। आर्थिक लगान जो है सभी उत्पत्ति साधनों से प्राप्त होता है, केवल जो है पूर्णतः लोचदार वे साधन उत्पत्ति के वे साधन जो है जो पूर्णतः लोचदार होते हैं उनसे लगान प्राप्त नहीं होता। यदि उत्पादन का साधन जो है पूर्णतः लोचदार है तो ऐसी स्थिति में साधन का पूर्ति वक्र आधार के समानांतर होगा। देखिए इसमें, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो साधन का पूर्ति वक्र है देखिए ये आधार के समानांतर है, ये क्षैतिज है। यह इस बात का प्रतीक है कि दिए गए मूल्य पर कोई उत्पादक जितना चाहे उत्पादन का साधन खरीद सकता है। दिए गए मूल्य पर कोई उत्पादक जितना चाहे उत्पादन का साधन खरीद सकता है। ऐसी परिस्थिति में साधन की संपूर्ण आय स्थानांतरण आय के बराबर होगी। अतः ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लगान शून्य होगी। ऐसी परिस्थिति में साधन की संपूर्ण आय जो है स्थानांतरण आय के बराबर होगी और ऐसी स्थिति में लगान जो है वह शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम की मांग कहलाती है। श्रम की मांग कहलाती है प्रत्यक्ष मांग, साधारण मांग, पूरक मांग, यहाँ पे पूरक होना चाहिए, यहाँ पे पूरक होना चाहिए, और व्युत्पन्न मांग। तो बताइए श्रम की मांग कौन सी मांग कहलाती है? तो फ्रेंड्स, श्रम की मांग जो है व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट इसकी मांग नहीं होती। श्रम की मांग क्यों होती है? श्रम की मांग जो है वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए होती है, और जब जो है वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए श्रम की मांग बढ़ती है। तो इसे जो है व्युत्पन्न मांग या निकली हुई मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है जेक्स ने किया था, बी है मॉक्स ने किया था, सी है मार्शल ने किया था, कि सैमुअल्सन ने किया था? बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स जो है मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जेक्स ने किया था। किसने किया था? जेक्स ने। ये ऑप्शन ए सही है। मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में एनी रॉबर्ट जेक्स टटनाट, इनका पूरा नाम है एनी रॉबर्ट जेक्स टटनाट है, इन्होंने जो है इसका प्रतिपादन किया था, और ये प्रकृतवादी अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरलता पसंदगी वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, किंतु एक सीमा के बाद वह क्षितिजाकार हो जाता है। इसे किन्स ने कहा है? इसे किन्स ने क्या कहा है? देखिए, कह रहा है तरलता पसंदगी वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, देखिए ये, और एक सीमा के बाद वह क्षितिजाकार हो जाता है। देखिए यहां से लेकर यहां तक जो है क्षितिजाकार हो गया है। तो इसे किन्स ने कहा है? तो इसे किन्स ने क्या कहा है? मौद्रिक जाल कहा है, कि मुद्रा की अत्यधिक पूर्ति कहा है, कि अनिश्चितता की दशा कहा है, कि तरलता जाल कहा है? तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा सही होगा? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। इसे किन्स ने जो है तरलता जाल कहा है।
किन्स ने यह प्रतिपादित किया कि जैसे जैसे ब्याज दर गिरती जाएगी, लोगों की निष्क्रिय नकद शेष की मांग बढ़ती जाएगी। ब्याज की एक अत्यंत कम दर ऐसी आ सकती है जब सभी बांड बेचकर नकदी में परिवर्तित करना अधिक हितकर लोग समझेंगे। ऐसी स्थिति में तरलता की मांग पूर्णतया लोचदार हो जाएगी। इस स्थिति को किन्स ने तरलता जाल की स्थिति कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋणयोग कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऋणयोग कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? जेएस मिल ने किया, जेएस रेंज ने किया, अल्फ्रेड मार्शल ने किया और एन विक्सेल ने किया। ऋणयोग कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स, ऋणयोग कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किया एन विक्सेल ने। किसने किया? एन विक्सेल ने। देखिए, ब्याज का ऋण कोष सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किया था स्वीडन अर्थशास्त्री विक्सेल ने। बाद में इसका समर्थन तथा परिष्करण अन्य अर्थशास्त्रियों जैसे कि ओहलिन ने, मेडल ने, रॉबर्टसन ने, लिंडले आदि ने किया। विक्सेल के अनुसार ब्याज बचत तथा विनियोग के अतिरिक्त असंचयन तथा बैंक साख द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल लाभ बराबर क्या होता है? कुल आगम माइनस कुल अस्पष्ट लागत, कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत, कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत प्लस कुल अस्पष्ट लागत, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है सकल लाभ बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत एवं कुल अस्पष्ट लागत होता है। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति, समग्र मांग लेस देन ग्रेटर देन समग्र पूर्ति, समग्र मांग लेस देन समग्र पूर्ति और समग्र मांग है समग्र पूर्ति। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स, किन्स के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा निर्धारित होती कहाँ? समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति की। तो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।